हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 9 इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूनिट 1 में इसका जो एक और क्लास है, इससे पहले जो हम क्लास लिए थे मेजर पेपर 9 में पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वो क्लास ऑलरेडी हो चुका है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाकर के चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो उसको अटेंड करने के बाद आपको यहाँ पे ये वीडियो देखना है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में जितना भी टॉपिक दिया गया था वो ऑलरेडी पिछले क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हम आपको पब्लिक पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, यानी पब्लिक फाइनेंस के बारे में हम आपको वहाँ पे पढ़ा चुके हैं, उसका स्कोप और उसका नेचर। तो वहाँ से आपको जाकर के वो क्लास अटेंड करने के बाद ये करना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3, यानी यूनिट 1 पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि पॉइंट वाइज आंसर करवाने के लिए, तो पॉइंट वाइज ही लेकर के आया गया है, और कुछ पैराग्राफ फॉर्म में भी आंसर है जिसको हम आपको पॉइंट वाइज समझाएंगे। और कुछ बच्चों का कहना था कि मेरा तैयारी बिल्कुल भी अभी नहीं हो पाया है, तो हम क्या करें, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। तो ऐसा कमेंट आ रहा था। तो हम आप सभी के लिए इस समस्या का, आपका जो भी समस्या है, सब समस्या का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे टिक करवाएंगे, जो भी क्वेश्चन हम आपको वीवीआई करके बताएंगे, बस उतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ लेना होगा। इससे ज़्यादा आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में घुमा करके पूछा जाता है। टॉपिक एक ही रहता है, बस घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस एक ही टॉपिक आपको पढ़ लेना है, बात खत्म। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है थोड़ा सा बस। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्व का मूलभूत सिद्धांत क्या है और वास्तविक जीवन में इसकी क्या कठिनाइयाँ है, यानी वास्तविक जीवन में इसकी प्राप्ति में क्या कठिनाइयाँ है, ये आपको इसमें पूछा गया है। इंग्लिश में अगर हम बोले तो व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन रियलाइजिंग इट इन रियल लाइफ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपको पढ़ लेना है, तो हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है मूलभूत सिद्धांत, यानी सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसके सिद्धांत के बारे में। तो पहला पॉइंट हेडिंग ये आपको ऐसे करके पॉइंट करके डाल लेना है। मूलभूत सिद्धांत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सार्वजनिक वित्त, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस का सबसे आसान मतलब होता है कि सरकार पैसा कैसे लाती है, कर के थ्रू लाती है सरकार पैसा, और कैसे खर्च करती है, यानी व्यय। तो कहाँ से पैसा लाती है और कैसे खर्च करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस। तो अब इसकी मूल सिद्धांत क्या है, तो इसका मूल सिद्धांत क्या है, तो सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि पूरे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो अब इसे कुछ आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं कि जब सरकार कर लेती है, यानी टैक्स लेती है, तो लोगों को थोड़ा कष्ट होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं त्याग। और जब सरकार उस पैसे से सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाती है, तो लोगों को फायदा मिलता है। तो इसे हम कहते हैं लाभ। इसको हम कहेंगे कि लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इसीलिए सही नीति वही है जिसमें लोगों को कष्ट कम से कम हो और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी इसका कहने का मतलब है कि लोगों पर टैक्स कम से कम लगाया जाए और लोगों को सड़क का, स्कूल का, अस्पताल का और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका बेनिफिट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो नीति ऐसा ही बनाना चाहिए जिसमें कष्ट कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। तो इसी को हम मूलभूत सिद्धांत बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है टैक्स और व्यय के बारे में, उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा गया त्याग के बारे में, और खर्च के बारे में भी लिखा गया है पॉइंट वाइज, और ये संतुलन बनाकर रखने के लिए कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट वाइज लिखा गया है। तो अब हम बात करेंगे इसकी कठिनाई के बारे में। तो सिद्धांत के बारे में तो आप जान चुके, तो अब हम बात करेंगे कि रियल लाइफ में क्या कठिनाइयाँ आती है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, लोगों के सुख संतोष को मापना संभव नहीं। इसका कहने का मतलब है कि हर इंसान का सुख होना अलग होता है। कोई 100 रुपये से खुश हो जाता है, तो कोई 1000 से भी खुश नहीं हो पाता है। तो सरकार क्या करती है, तो सरकार कैसे नापे कि किसे कितना फायदा हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम ही है कि इसको मापा नहीं जा सकता है।
अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकताएं अलग होती है। मतलब इसका कहने का है कि गरीब को रोटी जरूरी होता है तो अमीर को आराम और सुविधा चाहिए होता है। तो एक ही योजना सबके लिए बराबर काम नहीं करती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि गरीब और अमीर पर कर का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। इसका कहने का मतलब है कि 100 रुपये का टैक्स गरीब के लिए बड़ा बोझ होता है, लेकिन वही 100 रुपये अमीर के लिए कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए बराबरी करना कठिन हो जाता है। अगला पॉइंट है कि सरकार के पास पूरी और सही जानकारी का अभाव होता है। इसका कहने का मतलब है कि किसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, सब डेटा सही नहीं होता है। तो गलत जानकारी की वजह से क्या हो जाता है कि गलत निर्णय भी सरकार ले लेती है। तो राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि कई बार फैसले जनता के भले के लिए नहीं होता है, बल्कि वोट या फायदे के लिए ही होता है। तो इससे असली उद्देश्य बिगड़ जाता है। अब अगला पॉइंट है कि सरकारी योजना का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचता है। इसका कहने का मतलब है कि बीच में जो लीकेज हो जाता है, बीच के लोग जो होते हैं बिचौलिया, वो क्या करते हैं कि सरकारी लाभ का फायदा उठा ले जाते हैं, इसीलिए सभी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो छोटा सा निष्कर्ष में हम आपको समझाएं तो सिद्धांत बहुत अच्छा है कि सिद्धांत जो है इसका मूलभूत सिद्धांत वो बहुत ही अच्छा है। इसमें बताएगा कि कम कष्ट होना चाहिए और ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, लेकिन असली ज़िंदगी में लोगों की अलग अलग सोच है, जानकारी की कमी है और राजनीति की वजह से ही, इन सभी वजह से ही से पूरा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्या कठिनाइयाँ आती है ये आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा दिया गया है, ये आपको याद कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे तो क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया गया है, पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। तो राजस्व में अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और अधिकतम सामाजिक कल्याण की जांच के क्या आधार हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एग्जामिन क्रिटिकली द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इन पब्लिक फाइनेंस, व्हाट आर द टेस्ट लेड डाउन फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो ये था इंग्लिश में क्वेश्चन और हिंदी में भी हम आपको बता दी। तो सबसे पहले आपको इसमें बताना है सिद्धांत के बारे में, यानी प्रिंसिपल के बारे में आपको बताना है। तो पहला पॉइंट में लिखा गया है कि यह सिद्धांत ह्यूग डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि समाज को सबसे ज़्यादा फायदा मिले। तो अब इसे हम और आसान तरीके से समझते हैं। तो कैसे समझेंगे? तो जब सरकार टैक्स लेती है तो लोगों को कष्ट होता है और जब सरकार खर्च करती है तो लोगों को फायदा मिलता है। इसीलिए सही स्थिति कब होगी? तब होगी जब फायदा और कष्ट दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे MSB और MSS क्या होता है। अब हम आपको ये समझाते हैं कि MSB क्या होता है। तो अभी हम आपको तुरंत बताएं कि सही स्थिति कौन सी है। तो सही स्थिति वो होती है जिसमें फायदा और कष्ट दोनों बराबर हो जाता है, तो उसी को हम सही स्थिति बोलते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में परीक्षण के बारे में भी पूछा गया था, परीक्षण के बारे में भी लिखना था आपको। तो इसमें आपको जानना है कि MSB क्या होता है। तो MSB का मतलब है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, इसका फुल फॉर्म है। तो इसका मतलब है क्या कहने का? इसका मतलब है कि सरकार के खर्च से मिलने वाला अतिरिक्त फायदा, जैसे कि नई सड़क बनाने से लोगों को सुविधा मिलती है, तो अतिरिक्त जो फायदा मिलता है उसी को हम MSB बोलते हैं। और MSS का क्या मतलब है? मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, यानी इसका कहने का मतलब है कि कर देने से लोगों को होने वाला अतिरिक्त कष्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? MSS। इसका मतलब है कि टैक्स देने से जेब हल्का हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को एक्स्ट्रा और कष्ट हो जाता है टैक्स देने की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं? MSS बोलते हैं। तो जब MSS और MSB ये दोनों बराबर हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है कि न ज़्यादा फायदा होता है और न ज़्यादा नुकसान होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर फायदा ज़्यादा है तो खर्च बढ़ाओ, लेकिन अगर कष्ट ज़्यादा है तो टैक्स को कम कर देना चाहिए, तभी अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। तो अब हम एक उदाहरण हम आपको देंगे यहाँ पे। तो मान लो कि सरकार
100 रुपये का टैक्स लेती है, उससे स्कूल बनाती है, लोगों को 150 का फ़ायदा मिलता है। तो ये क्या हुआ कि इसमें बेनिफिट ज़्यादा हुआ लेकिन आपको टैक्स कम देना पड़ा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सरकार 100 रुपये का टैक्स लेती है और फ़ायदा सिर्फ 50 रुपये का ही दे रही है, तो ये गलत है। इसमें क्या हुआ कि आपको बेनिफिट कम मिल रहा है लेकिन टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है आपको इसकी आलोचना के बारे में, मतलब कि अब आलोचना क्यों हो रही है, यह पूरी तरह सही नहीं है। तो क्रिटिसिज्म भी होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और फ़ायदा कम मिल रहा है तो आलोचना तो होगी। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, वही पॉइंट दिया गया है जो हम आपको समझाए थे अभी तुरंत, कि सुख को मापना संभव नहीं होता है। यानी किसी को सड़क से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है तो किसी को कम होता है। तो असली फ़ायदा कैसे नापेंगे, असली फ़ायदा मापना संभव नहीं होता है। तो ये क्या करना है कि इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से रीड कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत और सीमाएं के बारे में आपको बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्व के अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसकी सीमाएं क्या है ये भी आपको बताना है। यानी पूछा गया है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। तो सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे इसके सिद्धांत के बारे में, हम सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद हम इसकी लिमिटेशन के बारे में भी जानेंगे। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बताता है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए समाज का अधिकतम कल्याण करना। तो इसे हम आसान तरीके से हम आपको समझाएं तो जब सरकार टैक्स लगाती है तो त्याग करना पड़ता है, लेकिन जब सरकार उसी पैसे से सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाती है, सुविधा देती है तो लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है। इसीलिए सही नीति वही है जिसमें लोगों को कष्ट कम हो और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो अब अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशन की, तो इसमें लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या सीमाएं होती है। तो पॉइंट वाइज दिया गया है कि संतोष, वही बात लिखा गया है यहाँ पे भी, इसको मापा नहीं जा सकता है, किसकी कितनी नीड है, कौन कितने में खुश हो जाएगा, इसको मापना संभव नहीं होता है। दूसरा है कि लोगों की तुलना करना कठिन है, मतलब गरीब और अमीर का असर अलग होता है। एक ही टैक्स दोनों पर अलग अलग असर डाल देता है तो तुलना करना भी मुश्किल हो जाता है। कौन कितना लाभ पाएगा ये पहले से पता नहीं होता है, तो गलत निर्णय की वजह से क्या हो जाता है कि लोगों पर गलत प्रभाव भी पड़ जाता है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है, मतलब कई बार क्या होता है कि फैसला जनता के हित से ज़्यादा राजनीति या वोट के आधार पर हो जाता है, इससे सिद्धांत बिगड़ भी जाता है। अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट का मतलब है कि टैक्स का असर तुरंत दिखता है लेकिन सरकारी लाभ धीरे धीरे मिलता है, इसीलिए संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है जो कि हम आपको शुरू में ही समझा चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यहीं तक लिखना था। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्व की सर्वोत्तम पद्धति वही है जिसकी क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है, व्याख्या करना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा गया है, उसी को आपको रीड कर लेना है। बाकी जो हम आपको क्वेश्चन रीड करके बता रहे हैं बस वही सुनना है। इंग्लिश में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज दैट विच सिक्योर द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फ्रॉम द ऑपरेशन विच इट्स कंडक्ट। डिस्कस करना है आपको। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में बताना है, यानी व्याख्या करना है आपको इसके बारे में। तो चलिए हम आपको इसका मतलब समझाते हैं कि इस कथन का क्या मतलब है। इस कथन का मतलब है कि सरकार की वित्तीय व्यवस्था यानी राजस्व प्रणाली का असली उद्देश्य सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं होता है, बल्कि समाज का अधिकतम कल्याण करना होता है। आसान भाषा में बोले तो सरकार को ऐसी कर और व्यय नीति बनानी चाहिए जिससे लोगों को ज़्यादा बोझ न पड़े लोगों पे और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो इसमें कुछ मुख्य बात भी है जो कि आपको समझना है। तो ये तो आपको रीड कर लेना है, ये हम आपको समझा दिए। मुख्य बिंदु इसमें है, मतलब मेन कोर जो आइडिया है ये आपको समझना है सबसे पहले। तो कर इज इक्वल टू त्याग, इसका क्या कहने का मतलब है कि टैक्स इज इक्वल टू सेक्रीफाइस, यानी जब हम टैक्स देते हैं तो हमारे पास पैसा कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि त्याग करते हैं। लेकिन सरकारी व्यय इज इक्वल टू लाभ, इसका क्या कहने का मतलब है कि जब सरकार शिक्षा, सड़क, अस्पताल पर खर्च करती है तो हमें फ़ायदा मिलता है।
सर्वोत्तम स्थिति का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि सबसे अच्छी स्थिति तब होती है जब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, मतलब सरकार जितना टैक्स ले रही है उससे ज़्यादा फायदा समाज को मिलना चाहिए। तो सबसे सही स्थिति यही होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि मान लीजिए कि सरकार स्कूल बनाती है तो बच्चों को क्या मिलता है? शिक्षा मिलती है। अस्पताल बनाती है तो स्वास्थ्य सेवा मिलती है। सड़क बनाती है तो यात्रा आसान हो जाता है। तो इन सब से समाज को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जो टैक्स लिया गया उससे ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है। छोटा सा निष्कर्ष आपको यहाँ पे दिया गया है कंक्लूजन के रूप में, जिसमें आपको 2 पॉइंट दिया गया है, ये आपको याद कर लेना है। तो लॉन्ग में 4 क्वेश्चन था, ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बाकी हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे एक ही टॉपिक से कई बार घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है यहाँ पे। तो इसमें क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के थ्योरी को आपको बताना है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का प्रिंसिपल पूछा गया है आपसे इसमें। अब अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। इसमें भी देखिए कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या पूछा गया है? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का क्या पूछा गया है? नेसेसरी कंडीशन पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग रहा होगा कि टॉपिक एक ही है। क्या है टॉपिक? तो टॉपिक है कि अधिकतम सामाजिक लाभ से ही पूछा जा रहा है, लेकिन सब में अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा है आपसे। किसी में आपसे थ्योरी पूछ रहा है, तो किसी में प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो किसी में आपसे नेसेसरी कंडीशन के बारे में पूछ रहा है। तो सारा टॉपिक एक ही है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो आपको क्या करना है कि ये चारों पांचों क्वेश्चन को मतलब कि पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सबका जानकारी ले लेना है। बस एक ही बार में आपको याद कर लेना है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का क्या प्रिंसिपल होता है, क्या नीड होता है और क्या इसका थ्योरी होता है। बस एक ही बार में पढ़ लेना है। तो ये 5-6 क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं, बस एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही ट्रिक हम आप सभी को बता रहे थे। वीडियो के शुरुआत में जो बोले थे कि हम ट्रिक बताएंगे, ये वही ट्रिक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होता क्या है। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बताता है कि सरकार का असली काम सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करना ही इनका उद्देश्य होता है। तो इसे सबसे पहले अर्थशास्त्री, जिसका नाम है हग डाल्टन, ये उस डाल्टन ने समझाया है इसको। तो अब इसको आसान तरीके से समझना है। तो सरकार के 2 काम होते हैं। 2 काम कौन से होते हैं? तो पहला काम है सरकार का कर लेना, यानी टैक्स लेना। जब सरकार हमसे पैसा लेती है तो हमें थोड़ा कष्ट भी होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? MSS, यानी सीमांत सामाजिक त्याग। इसको क्या कहते हैं? MSS बोलते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद कर लेना है MS। एक मिनट, पहला पॉइंट याद कर लेना है MSS, ठीक है। 2 प्रकार का काम होता है लेकिन अपना। अब दूसरा पॉइंट आपको इसमें क्या याद रखना है कि पैसा खर्च करना है, यानी सरकार उसी पैसा से स्कूल, सड़क, अस्पताल बनाती है, इससे हमें फायदा भी होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? MSB। तो ये MSB, ये आपको याद रखना है। तो जब MSS और MSB दोनों बराबर हो जाता है तो इसी को हम क्या कहेंगे कि ये सही स्थिति है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब है कि जितना फायदा हो रहा है उतना ही कष्ट भी होना चाहिए। मतलब अगर आपसे 100 रुपये लिया जा रहा है, 100 रुपये का टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं तो आपको 100 रुपये का ही बेनिफिट दिया जाए, यही सही स्थिति होता है। तो सरकार जब 100 रुपये का टैक्स लेती है तो उससे स्कूल बनाती है और समाज को 100 रुपये का ही फायदा मिलता है, तो यही सही संतुलन होता है। लेकिन अगर 100 रुपये का ले रही है आपसे 100 रुपये, लेकिन फायदा दे रही है आपको 50 रुपये का ही, तो ये गलत तरीका है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा सोशल एडवांटेज का मतलब। इसमें आपको 2 ही पॉइंट याद रखना था, MSS और MSB, इसी से आपको याद हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगला। तो इतना आपको याद करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ा होगा, क्योंकि आपको आसानी से बस 2 ही पॉइंट में याद रख लेना है। अब अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर
मुशर्रफ के विचार आपको बताना है, यानी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पर मुशर्रफ का क्या विचार है, ये आपको बस थोड़ा सा इसमें भी हम आपको कुछ लाइन बताते हैं जिसे आपको याद रखना है। इसमें आपको नाम याद रखना है। अर्थशास्त्री रिचर्ड मुशर्रफ ने कहा कि सरकार का काम सिर्फ टैक्स लेना है और पैसा खर्च करना नहीं है, तो सरकार का काम इससे कई ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने बताया कि सरकार के 3 मुख्य कार्य होते हैं। कौन बताए? तो रिचर्ड मुशर्रफ क्या बताते हैं कि सरकार का क्या क्या काम है, तो वो बताते हैं। तो वो 3 तरीके से बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट बस याद कर लेना है। पहला पॉइंट क्या याद करना है? पहला पॉइंट याद करना है कि संसाधनों का आवंटन यानी एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन यहाँ पे लिखने में नहीं बनता है, तो आपको बस ऐसे ही पढ़ लेना है, एलोकेशन फंक्शन यानी संसाधनों का आवंटन। इसका क्या कहने का मतलब है कि सरकार तय करती है कि पैसा कहाँ खर्च करना है। फॉर एग्जांपल के लिए कि सड़क बनाना है, या फिर शिक्षा में खर्च करना है, या फिर अस्पताल में, या फिर बिजली में, ताकि समाज को सही सुविधा मिल सके, तो सरकार तय करती है। तो पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा कार्य क्या है सरकार का? कि आय का पुनर्वितरण करना है, मतलब अमीर और गरीब के बीच संतुलन बनाना है। अमीर से टैक्स लेकर के गरीबों की मदद करना है ताकि समाज में असमानता कम हो। दूसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको इसमें क्या याद रखना है कि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है, यानी देश की अर्थव्यवस्था को ठीक रखना, महंगाई कम करना, बेरोजगारी नियंत्रण करना, ताकि आर्थिक स्थिति स्थिर रहे। तो ये तीनों बात कहना था रिचर्ड मुशर्रफ का। और मुशर्रफ का मुख्य विचार क्या है? तो उनका कहना था कि अधिकतम सामाजिक लाभ तभी मिलेगा जब सरकार इन तीनों कार्यों को सही संतुलन के साथ करेगी। तो ये 3 पॉइंट ये कहा गया किनके द्वारा? तो ये कहा गया था रिचर्ड मुशर्रफ के द्वारा। तो ये आपको याद कर लेना है। तो अब हम बात करेंगे कि डाल्टन के सिद्धांत पर उनकी क्या राय थी। मतलब अब ये क्या करते हैं कि डाल्टन के सिद्धांत के बारे में भी थोड़ा बहुत ये राय देते हैं। ये क्या राय देते हैं कि उन्होंने कहा कि हुक डाल्टन का सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन यह बहुत आइडियल है, यानी आदर्श है। वास्तविक जीवन में लोगों के सुख को मापना मुश्किल है, इसीलिए इसे सीधे लागू करना कठिन हो जाता है। तो मुशर्रफ क्या सलाह देते हैं? तो मुशर्रफ सलाह देते हैं कि सरकार को केवल सिद्धांत पर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि व्यवहारिक नीति अपनानी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि असली समस्या पर ध्यान दो और ऐसे कदम उठाओ जिससे समाज का वास्तविक कल्याण बढ़े। तो ये आपको याद रख लेना बस। ये 3 पॉइंट के बाद आपको ये डाल्टन पर क्या सुझाव दिए थे, डाल्टन के सिद्धांत के बारे में रिचर्ड क्या बोले, ये आपको याद कर लेना है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में भी जानेंगे। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का मतलब होता है कि सरकार की कर, व्यय और नीतियों को समाज से ज़्यादा फायदा मिले, लेकिन इसे सीधे मापना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुछ ऑब्जेक्टिव यानी परीक्षण बनाए गए हैं। तो इनका उद्देश्य यह देखना होता है कि सरकार सच में समाज का भला कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का यही उद्देश्य होता है। पहला पॉइंट आपको इसमें याद कर लेना है कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्या क्या करती है। तो पहला पॉइंट है इसमें कि अधिकतम लोगों को लाभ देना, यानी सरकार के खर्च से जितना ज़्यादा लोगों को फायदा मिले उतना अच्छा माना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद कर लेना है आपको इसमें कि समानता में वृद्धि, यानी आय और संपत्ति का अंतर कम होना चाहिए और अमीर और गरीब के बीच दूरी भी कम होना चाहिए। इससे समाज में न्याय और संतुलन आता है। तीसरा पॉइंट, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, मतलब देश के संसाधन बेकार न जाए, उत्पादन बढ़े और विकास तेजी से हो। यही दिखाता है कि अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है या फिर नहीं। अब चौथा पॉइंट आपको इसमें याद कर लेना है कि आर्थिक स्थिरता होना चाहिए, मतलब देश में महंगाई और बेरोजगारी नियंत्रित होना चाहिए, कीमतें बहुत ज़्यादा न बढ़े और रोजगार के अवसर बढ़ता रहे। इससे समाज में स्थिरता बनी रहती है। तो ये 4 पॉइंट आपको इसका याद कर लेना, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। अब हम बात करेंगे इसकी नेसेसरी कंडीशन की।
तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि अधिकतम सामाजिक लाभ का मतलब है कि सरकार की नीति से समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो लेकिन यह अपने आप नहीं हो जाता है, क्योंकि इसके लिए कुछ ज़रूरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए। तो क्या है ज़रूरी शर्त? सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है पॉइंट नंबर 1, कर और खर्च में संतुलन होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि सरकार को उतना ही टैक्स लेना चाहिए जितना ज़रूरी हो, और उसे सही जगह खर्च भी करना चाहिए। मतलब न ज़्यादा टैक्स लेना है और न ज़्यादा खर्च बेकार का करना है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद कर लेना है कि न्यायपूर्ण कर प्रणाली होना चाहिए। इसका क्या करने का मतलब है? इसका मतलब है कि टैक्स ऐसा होना चाहिए कि गरीब पर ज़्यादा बोझ न पड़े और अमीर ज़्यादा योगदान दे। इससे समाज में न्याय रहता है। तीसरा पॉइंट आपको याद कर लेना है उपयोगी सरकारी खर्च। इसका मतलब है कि सरकार का पैसा सही कामों में लगना चाहिए, शिक्षा में लगना चाहिए, स्वास्थ्य में, सड़क में, बिजली में, जिससे लोगों को सीधा फायदा मिल सके। चौथा पॉइंट, संसाधनों का सही उपयोग होना चाहिए। मतलब देश के पैसे, जमीन, श्रम बेकार नहीं जाना चाहिए, हर चीज़ का सही से इस्तेमाल होना चाहिए। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि साफ और ईमानदारी सरकार। इसका कहने का मतलब है कि सरकार को पारदर्शित होना चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए ताकि पैसा सही जगह पहुंच सके। छठा पॉइंट आपको याद रखना है आर्थिक स्थिरता। मतलब देश में महंगाई ज़्यादा न बढ़ना चाहिए और बेरोजगारी कम होना चाहिए और अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट आपको इसमें बस याद कर लेना है। यही था इसका नेसेसरी कंडीशन। तो ये सभी शर्त जब ये सभी शर्त पूरा होता है तभी सरकार की नीति समाज के लिए अच्छी मानी जाती है और अधिकतम सामाजिक लाभ भी प्राप्त होता है लोगों को। अब हम बात करेंगे मिसेस हिक्स की। तो श्रीमती हिक्स का सार्वजनिक नीति का आदर्श क्या है, ये आपको जानना है। तो अर्थशास्त्री जिनका नाम है मिसेस हिक्स ने कहा कि सरकार की नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो समाज के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो। तो इनका क्या विचार था? तो ये अपना विचार बताती हैं कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और किसी को बिना ज़रूरत नुकसान भी न हो। अगर नुकसान हो जाए तो क्या होता है? तो हिक्स का मानना है कि अगर किसी नीति से कुछ लोगों को नुकसान होता है तो उन्हें उचित मुआवजा देना चाहिए ताकि उनका नुकसान पूरा हो सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि सरकार सड़क बनाती है, इससे समाज को फायदा भी होता है, लेकिन कुछ लोगों की जमीन चली जाती है। तो हिक्स क्या कहते हैं? हिक्स कहती हैं कि उन लोगों को सरकार मुआवजा दे ताकि उनका नुकसान का भरपाई हो सके। तो इनका क्या सोचना था? हिक्स का क्या सोचना था? तो उनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक था, सिर्फ किताबों के नियमों पर नहीं था बल्कि असली ज़िंदगी की समस्याओं पर आधारित भी था। तो इनका कुछ उद्देश्य भी था। हिक्स का क्या उद्देश्य था? कुछ उद्देश्य था इनका। तो इनका लक्ष्य था कि सामाजिक न्याय करना है और अधिकतम कल्याण करना है, यानी सोशल जस्टिस और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यही करना ही इनका उद्देश्य था। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन पढ़ेंगे अब हम इसके बारे में कि अब इसका लिमिटेशन क्या था। ये भी आप जान लीजिए कि ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, लेकिन असली ज़िंदगी में इसे पूरी तरह लागू करना मुश्किल है। तो इसकी कुछ प्रमुख सीमाएं भी बताई गई है, जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है, पॉइंट वाइज करके देख दिया गया है। तो सुख को मापना संभव नहीं है, ये तो हम आपको समझा चुके हैं। लोगों के बीच तुलना करना कठिन हो जाता है और सरकार हमेशा परफेक्ट नहीं हो पाती है। राजनीति का असर भी होता है और टैक्स और लाभ के समय का अंतर भी होता है और यह एक आदर्श सिद्धांत है। तो ये 6 पॉइंट आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ये आपको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मार्केट फेलियर। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर मार्केट फेलियर। तो पिछले क्लास में भी हम आपको मेजर पेपर 8 में भी पढ़ाए थे कि मार्केट फेलियर क्या होता है। तो आपको वहाँ पे तो अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा, तो यहाँ पे आपको पढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। तो
तो आपको क्या करना है कि रीड कर लेना है इसको। पेरिटियन ऑप्टिमम के बारे में हम आपको समझाते हैं कि पेरिटियन अनुकूलतम क्या होता है। तो पेरिटियन अनुकूलतम का मतलब है कि ऐसी स्थिति जहां समाज में संसाधनों का उपयोग सबसे अच्छे तरीके से हो रहा होता है। तो हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। तो मान लीजिए कि किसी समाज में दो लोग हैं। अगर हम किसी एक व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाते हैं तो दूसरे व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है, और अगर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना किसी का भला करना संभव ही नहीं तो ऐसी स्थिति को पेरेटो अनुकूलतम कहा जाता है। तो इसे हम सबसे कुशल स्थिति भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं कि कुशल स्थिति भी कहा जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है, कोई भी संसाधन बेकार नहीं जा रहा है, और सुधार तभी संभव है जब किसी को नुकसान हो। तो आसानी तरीके से हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक स्कूल में सभी किताबें बच्चों में बराबर बांट दी गई और अगर किसी एक बच्चे को ज़्यादा किताबें देंगे तो दूसरे बच्चे को कम मिलेगा, तो यह स्थिति पेरेटो अनुकूलतम के करीब मानी जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाला बात इसमें क्या है कि यह जरूरी नहीं है कि स्थिति न्यायपूर्ण भी हो, क्योंकि इसमें समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ दक्षता पर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए कभी कभी यह हो सकता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे स्थिति में भी हो और कुछ कमजोर, लेकिन फिर भी व्यवस्था पेरेटो अनुकूलतम मानी जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल है कि क्या बाजार व राज्य एक दूसरे के पूरक हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बाजार और राज्य दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो बाजार का क्या काम है ये आपको पहले जान लेना है कि बाजार का क्या काम है। तो बाजार का काम है कि चीज़ों का उत्पादन करना और उन्हें खरीद बिक्री के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। तो बाजार में प्रतिस्पर्धा भी होती है, इसीलिए चीज़ें जल्दी और कम लागत में बनती है, यानी बाजार दक्षता लाता है। लेकिन बाजार की एक बड़ी समस्या भी होती है। तो क्या है वो समस्या? तो ये यह है कि यह अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ा सकता है, बेरोजगारी भी पैदा कर सकती है, और हर जरूरत सभी को समान रूप से नहीं मिलती है। तो यहीं पर राज्य की भूमिका शुरू हो जाती है। यहीं पर क्या होता है कि राज्य की भूमिका शुरू हो जाती है। तो राज्य क्या करती है, यानी गवर्नमेंट। तो राज्य क्या करती है कि राज्य समाज को संतुलित और न्यायपूर्ण बनाने के लिए काम करता है, गरीबों को सहायता देती है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधा उपलब्ध कराता है, टैक्स और सब्सिडी की व्यवस्था करता है, और समाज में समानता लाने की कोशिश भी करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर बाजार एक तेज इंजन है तो सरकार उसका ब्रेक और कंट्रोल सिस्टम है, दोनों मिलकर के ही गाड़ी को चलाती है, मतलब अर्थव्यवस्था को सही दिशा में चलाती है। तो अगला सवाल पूछा गया है कि सरकार की भूमिका के विस्तार से कारण लिखिए। तो ये तो आप ऑलरेडी अभी हम आपको समझा चुके हैं। तो सरकार की भूमिका भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, जो कि पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ध्यान से पढ़ लेना है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। यहाँ पे कुछ लिमिट है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो भी आपको यहाँ से रीड कर लेना है, और सरकार की क्या कार्य है जो कि हम अभी आपको समझाएं, तो ये भी आपको रीड कर लेना है। तो अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग में पूछा गया कि बाजार तंत्र का क्या तात्पर्य है, और व्हाट आर मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है, मार्केट मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि बाजार तंत्र का क्या मतलब होता है। तो बाजार तंत्र का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें चीज़ों की कीमत और उत्पादन अपने आप तय होते हैं। इसमें कोई भी सरकार या केंद्रीय नियंत्रण सीधे सीधे दाम तय नहीं करती है। तो इसमें दो मुख्य शक्तियाँ काम करती है, पहला है मांग और दूसरा है आपूर्ति, यानी डिमांड एंड सप्लाई। तो ये दोनों मिलकर के इसमें काम करती है। तो जब लोग किसी चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है, उसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, और कीमत भी बढ़ जाती है। और जब कोई चीज़ ज़्यादा बनती है तो उसकी कीमत घट जाती है। लेकिन समस्या क्या है, यानी मार्केट फेलियर की अब हम बात करेंगे। तो लेकिन समस्या क्या है कि हर बाजार सही और न्यायपूर्ण तरीके से काम नहीं करता है। कभी कभी यह समाज के हित में सही परिणाम नहीं देता है। इसे हम क्या कहते हैं, बाजार असफलता कहते हैं। तो बाजार असफलता के कुछ कारण हैं। पहला पॉइंट है सार्वजनिक वस्तु, एक मिनट। तो पहला पॉइंट है सार्वजनिक वस्तु, और दूसरा पॉइंट है बाहरीय प्रभाव, और तीसरा है एकाधिकार, और चौथा पॉइंट है अपूर्ण जानकारी,
बस ये 4 कारण है, ये आपको याद कर लेना है। तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है, वो भी आपको रीड कर लेना है। तो अगला सवाल पूछा गया है कि बाजार तंत्र और राज्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये जो कथन है ये काफ़ी हद तक सही है, इसको सही माना गया है क्योंकि बाजार तंत्र और राज्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों मिलकर के अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाते हैं। इसका कहने का मतलब यहाँ पे जो राज्य लिखा गया है इसका मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट यानी सरकार। तो बाजार तंत्र क्या करती है? तो बाजार तंत्र का मुख्य काम होता है दक्षता लाना, और कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती है और चीज़ें सस्ती और बेहतर बनती है। उत्पादन तेजी से होता है यानी बाजार आर्थिक कामों में को तेजी और कुशलता से करता है। तो राज्य क्या करता है? तो राज्य का काम होता है समानता और न्याय बनाए रखना, मतलब गरीबों की मदद करना, शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवस्था करना और समाज में संतुलन बनाना। तो बाजार की क्या सीमाएं हैं? तो बाजार हमेशा सही परिणाम नहीं देता है, अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ा देता है, बेरोजगारी भी हो सकती है और प्रदूषण जैसी समस्या भी हो सकती है। तो सरकार क्या करती है? सरकार इसको कैसे सुधारती है? तो सुधार कैसे करती है? तो सरकार इन समस्याओं को ठीक करने के लिए टैक्स लगाती है, सब्सिडी देती है और स्कूल, अस्पताल जैसी सेवाएं भी चलाती है, नियम और कानून भी बनाती है सरकार। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है? तो ध्यान देने वाला बात है कि अगर सरकार बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर ले तो काम धीमा हो सकता है, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है और नई सोच कम हो सकती है। तो इसीलिए सरकार उतना ज़्यादा टाइट नहीं करती है, उतना ही टाइट होती है जितना ज़रूरत होता है। अगला सवाल है कि राइट एन एसे ऑन द रोल एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो शॉर्ट में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, और लॉन्ग में भी यही पूछा गया है। तो आपको इसको रीड करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसको आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन अ प्लान्ड इकोनॉमी, टू व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एक्सेप्टेबल। तो ये हम आपको समझाते हैं। तो नियोजित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? नियोजित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के बड़े फैसले जैसे उत्पादन कितना होगा, पैसा कहाँ लगाया जाएगा और सामान कैसे बांटा जाए, ये सब क्या करती है? सरकार तय करती है। तो सरकार के कुछ मुख्य कार्य भी होते हैं। तो क्या होते हैं? तो पहला पॉइंट याद रखना है कि संसाधन का सही उपयोग होना चाहिए, मतलब सरकार तय करती है कि पैसा, जमीन और उद्योग कहाँ और कैसे उपयोग होगा। दूसरा पॉइंट, विकास की योजना बनाना सरकार का कार्य होता है। तो सरकार लंबे समय की योजना बनाती है, जैसे उद्योग का विकास करना, खेती में सुधार लाना, अलग अलग क्षेत्रों का संतुलन विकास करना। तीसरा पॉइंट याद रखना है, रोजगार और गरीबी कम करना, यानी सरकार लोगों को काम देने और गरीबी की मदद करने की कोशिश करती है। चौथा पॉइंट, सामाजिक न्याय, यानी इसका कहने का मतलब है कि सरकार ये सुनिश्चित करती है कि सभी लोगों को समान अवसर मिले। तो सरकार का हस्तक्षेप, सरकार जो ये रोल निभाती है, तो सरकार का हस्तक्षेप क्यों जरूरी होता है? तो कई बार क्या होता है कि कई बार बाजार अपने आप सही तरीके से काम नहीं करती है, तब सरकार को बीच में आकर के सुधार करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा हस्तक्षेप करने से क्या होगा कि समस्या बढ़ जाता है। अगर सरकार बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखे तो क्या होगा? तो लोगों की स्वतंत्रता कम हो जाएगी और नए विचार रुक सकते हैं और प्रतिस्पर्धा भी कम हो जाती है सरकार के हस्तक्षेप से। तो सही संतुलन क्या है? तो सही असल में क्या करना चाहिए सरकार को? तो इसीलिए आज के समय में ज़्यादातर देश मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाते हैं, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाजार काम में तेजी और दक्षता लाता है, लेकिन सरकार क्या करता है इसमें कि सरकार न्याय और संतुलन बनाए रखती है। तो इसीलिए काफ़ी जो देश है वो क्या करती है कि मिक्स इकोनॉमी को ही अपनाती है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन था लॉन्ग एंड शॉर्ट में, जो कि हम आपको कुछ क्वेश्चन बता भी चुके हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है ये आपको पढ़ लेना है। शॉर्ट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन आपसे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, तो इसको भी पढ़ लेना है।
तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एग्ज़ाम देकर के आने के बाद कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन मैच किया या नहीं, एग्ज़ाम कैसा गया, आप सभी को कमेंट में ज़रूर बता देना है। थोड़ा सा दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगला चैप्टर भी पढ़ाएंगे। रेगुलर क्लास चलेगा, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए, इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए।